नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। क्या गंगा अपने अस्तित्व में दोबारा लौट पाएगी? क्या गंगा दोबारा से अविरल निर्मल हो पाएगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले कई दशकों से गंगा सफाई के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा की स्थिति जस की तस है। आखिरकार गंगा का गुनहगार कौन है? इसी पर आज हम बहस करेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे जो लगातार कई सालों से गंगा की सफाई को लेकर हम करते आए हैं। तो रुक करेंगे बुलेटिन का, इस प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर से अवगत करा देते हैं। कानपुर से यह बड़ी खबर है और कानपुर में गंगा सफाई को लेकर जिस तरीके से प्राक्कलन समिति पहुंची है, उस सब के बावजूद गंगा में बालू भरी रेत, मतलब उसकी जो कट्टे हैं बालू के, वो लगाए गए हैं। गंगा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कानपुर में चकेरी के जाजमऊ स्थित बाजितपुर का यह मामला है। पानी रोके जाने से इलाहाबाद में संतों ने इसका विरोध जताया है। आपको बता दें कि माघ मेला इलाहाबाद में चल रहा है। तमाम संत स्नान वहां पर करने के लिए पहुंचते हैं और 8 तारीख को इलाहाबाद में स्नान होना है और उस स्नान का बहिष्कार करने की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि गंगा सफाई को लेकर एक तरफ प्राक्कलन समिति तमाम जगहों पर जा रही है, दौरा कर रही है और हाल ही में हमने देखा कि कानपुर में भी प्राक्कलन समिति के सदस्यों ने दौरा किया है, गंगा का हाल जाना है। और उन सब के बीच इस तरह की खबरें निकलकर आना, गंगा में बालू भरी रेतियां लगाकर, बोरियां लगाकर पानी को रोका गया है। पानी रोककर जलीय प्राणियों का जो है यहां पर शिकार होता है। ये कानपुर की चकेरी के जाजमऊ स्थित वाजिदपुर का मामला है। पानी रोके जाने को लेकर इलाहाबाद में संतों ने विरोध दर्ज इसका कराया है। तो एक ओर हम गंगा सफाई की बात करते हैं, गंगा को अविरल बनाने की बात करते हैं, दूसरी ओर गंगा है जो अविरल होने का नाम नहीं ले रही है और तमाम जगहों पर गंगा किया जा रहा है। गंगा गंदी हो रही है और उसका नतीजा यह है कि आज गंगा का पानी आचमन योग्य भी नहीं रह गया है। दूसरी ओर प्राक्कलन समितियां हो या भारत सरकार द्वारा अलग से एक मंत्रालय इस बार बनाया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, उस मंत्रालय द्वारा भी कामकाज होता कुछ दिख नहीं रहा है। पैसा जरूर खर्च हो रहा है, बजट आवंटित हो रहा है, बावजूद इस सब के गंगा गौमुख से लेकर तमाम जगहों पर जस की तस है। तो जिस मुद्दे को लेकर आज हम बहस करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर आज हम सवाल पूछने वाले हैं, उस पर भी कई सवाल हैं। आज से नहीं, राजीव गांधी के दौर से अगर बात की जाए, 1985 से बात की जाए, 30 साल बीत गए और तकरीबन करोड़ों रुपया, 2 करोड़ से भी ज्यादा का रुपया इसमें खर्च हो चुका है, लेकिन गंगा का अविरल होना अभी तक कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। बार बार नई नई चीजें लाई जाती हैं, नए नए मंत्रालय बना दिए जाते हैं, नई नई कमेटियां बनाई जाती हैं। प्राक्कलन कमेटी आपने देखा था, अभी निरीक्षण कर रही थी। इन सब के बावजूद भी ढाक के वही 3 पात, गंगा आज भी गंदी की गंदी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 5 सितारा होटल में गंगा पर मंथन, पानी की तरह बहाया जा रहा पैसा। गंगा मंत्रालय ने भी किया त्राहिमाम त्राहिमाम। आखिरकार कौन है गंगा का गुनहगार? कई दशकों से गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए एक से बढ़कर एक मुहिम की शुरुआत की गई, लेकिन सब धरे की धरी रह गई और गंगा जस की तस रह गई। गंगा को बचाने के लिए 1985 में सरकार ने गंगा एक्शन प्लान प्रोग्राम शुरू किया। 15 सालों में इस प्लान पर 901.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बावजूद इसके गंगा के प्रदूषण स्तर में कोई कमी नहीं आई। गंगा एक्शन प्लान को लागू करने के लिए सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बनाई गई थी। गंगा की लगातार बदहाली को देखते हुए 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया और गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहे और उन राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य बने जहां से गंगा गुजरती है, और पहले बजट में ही 500 करोड़ रुपए पास किए।
बावजूद इसके गंगा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और अब मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे के तहत भी 1.5 सालों में गंगा की सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मोदी सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए पास किए। अलग से गंगा मंत्रालय बनाया, जिम्मेदारी उमा भारती को दी। लेकिन जब खुद उमा भारती से एक निजी चैनल के कार्यक्रम में गंगा सफाई को लेकर पूछा गया कि 90 दिनों में गंगा की सफाई के दावे कहां हैं, तो उमा भारती ने भी हाथ खड़े कर दिए। और यही वजह है कि कानपुर में गंगा के लिए बनाई गई प्राक्कलन समिति की बैठक हुई और जिस तरह से समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने नाराजगी जताई और कहा कि जिस तरह से सफाई का काम चल रहा है उससे तो आने वाले 50 सालों तक गंगा साफ नहीं हो सकती है। कानपुर में गंगा को और अधिक शीघ्रता से स्वच्छ बनाया जाए और उसको आकर्षक बनाया जाए, इसके भी सुझाव हमें मिले हैं कि भविष्य में भी गंगा के जल में कानपुर से शून्य प्रदूषण वाला जल किस तरह भेजा जाए। लेकिन जिस तरह से प्राक्कलन समिति की बैठक 5 सितारा होटल के अंदर हुई, उससे तो ये बात कहने पर कोई हिचक नहीं है कि पहले और अब भी गंगा सफाई के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। क्योंकि असल में अगर गंगा पर मंथन करना है तो हर उस घाट, हर उस किनारे पर जाकर बैठकर करिए जहां से खुली आंखों से गंगा में गंदगी को देखा जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से प्राक्कलन समिति ने दौरे तो किए हैं, गंगा को जाना भी है और परखा भी है, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे थे जब ये प्राक्कलन जब गंगा किनारे पहुंची और गंगा को जानने के लिए गंगा के पानी को इन्होंने हाथ में लिया तो इनके मुंह पे मास्क लगे थे। और यानी कि हम समझ सकते हैं कि आज कह भी सकते हैं क्या गंगा का पानी इतना अविरल हो चुका है, गंगा से क्या इस तरह की बीमारियां आज उत्पन्न होने लगी हैं कि आज हमारी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी हो या उनके साथ जो तमाम सांसद थे उनको मुंह पर मास्क लगाकर चलना पड़ रहा है। ये तमाम वो सवाल हैं, इन सवालों को खोजने की कोशिश हम करेंगे। साथ ही साथ गंगा पर जो बैठक हुई, जो प्राक्कलन समिति ने जो बैठक की वो भी 5 सितारा होटल में की, यानी कि कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि और जगहों पर भी बैठक हो सकती थी, लोगों के साथ संपर्क साधा जा सकता था कि वाकई में गंगा क्यों गंदी हो रही है, गंगा को बचाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, सरकारें तो काम कर रही हैं। बावजूद इसके 5 सितारा होटल में बैठक होती है, चर्चा होती है, प्राक्कलन समिति बात करती है और कहती है कि हां वाकई में गंगा आज भी गंदी है। जिस तरीके से हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि कई योजनाएं चलाई गई हैं, आज तो नहीं, आजादी के बाद से लेकर आज तक, लेकिन गंगा जस की तस है। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले बीजेपी से कैप्टन सुभाष ओझा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सुभाष जी स्वागत है आपका। सवाल आपसे भी है, उम्मीद जगी थी कि नरेंद्र मोदी साहब जब बनारस गए थे, मुझे मैया ने बुलाया है, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है और कस्में भी खाई गई, वादे भी तमाम किए गए, लेकिन बावजूद उसके नतीजा आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया। अलग मंत्रालय जरूर बनाया गया, उमा भारती को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उमा भारती भी कहती हुई दिखाई दी कि मेरे बस की बात भी नहीं है गंगा को साफ करना। क्या कुछ आप कहेंगे? पंकज जी, गंगा मैया के बारे में अब तक सरकार ने, केंद्र सरकार जब से अभी बनी है तो सबसे पहले तो ये कि इस देश में आजादी के बाद पहली बार गंगा मैया के लिए एक मंत्रालय बनाया गया और मोदी जी ने जो कहा था वैसा किया। सुश्री उमा भारती जी, जिनका पूरा जीवन गंगा मैया के लिए समर्पित है जी, और उन्होंने आने वाले कल में ये संकल्प कर लिया था कि अब मेरा पूरा जीवन फायर ब्रांड से वाटर ब्रांड की तरफ चला गया है और वाटर ब्रांड होकर हम पूरे जीवन गंगा मैया की सेवा करेंगे। मुझे याद है कि मैं भी गंगा के आंदोलन में उनके नेतृत्व में सुश्री उमा भारती जी के
2008 में प्रधानमंत्री जी उस समय मनमोहन सिंह जी थे और 2008 में हम लोगों ने गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा की थी जी। उस यात्रा में यहां तक हम लोग कराए कि राष्ट्रीय नदी घोषित हो गई। अब राष्ट्रीय नदी घोषित होने के बाद का आगे का काम अगली सरकार के जिम्मे था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा वैसा किया, गंगा मैया के लिए गंगा मंत्रालय बना और इतना बड़ा बजट इतिहास में अब तक कहीं भी पूरी दुनिया में किसी नदी को नहीं मिला है जितना बड़ा बजट दिया गया है। शुरुआत हो चुकी है। अभी 1600 ग्राम प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और उनको उनके साथ वार्ता करके गांवों में गंगा मैया के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया जी। आगे भी अभी 7 जुलाई को जब गंगा मंथन था उसमें भी मैं था। गंगा मंथन में यह बात तय की गई कि गंगा मैया में एक बूंद पानी भी किसी नाले का ना जाए। ये बातें हम सुनते आ रहे हैं, यही बातें आप सुनते आ रहे हैं सुभाष ओझा जी। सवाल आपसे करूंगा, और भी कई तीखे सवाल होंगे, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देता हूं। मनोहर खुसलानी जी पूर्व डायरेक्टर नेशनल वाटर एकेडमी के हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका साहब। हसन रिजवी जी कांग्रेस संगठन मंत्री हैं, आपका भी स्वागत है, लखनऊ से जुड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता कैप्टन सुभाष ओझा जी पहले ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित रत्नेश ओझा जी तीर्थ पुरोहित है, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ अरुण पुरी जी महंत कानपुर स्टूडियो में मेरे साथ है, आपका भी स्वागत है सर। किस तरीके से हम लोग आज गंगा को लेकर एक बार फिर से एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं, और मेरे को जहां तक लगता है हर किसी ने गंगा के नाम पर अपने अपने सियासी फायदा उठाया है आज तक। और मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि हर किसी ने गंगा का जिक्र करके वोट यहां पर जरूर मांगा है, और मैं इसमें कहने में कतई भी मैं ये नहीं समझता कि ये वोट दिलाने वाली अब गंगा हो गई है। हमेशा जब चुनाव आता है उससे पहले गंगा सफाई का नाम आता है और गंगा सफाई की बात आती है, लेकिन बावजूद उसके कुछ काम होता नहीं है, और यही हम देखते आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मनोहर जी आपके पास आ रहा हूं। आप भी कई संस्थानों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं इससे पहले, और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि वाकई में देश की इस गंगा को किस तरीके से दूषित किया जा रहा है। आपकी राय क्या है? क्या वाकई में जो सवाल लेकर आज मैं बैठा हूं, गंगा का गुनहगार वाकई में कौन है? राजनीतिक पार्टियां हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो लोग हैं, वो फैक्ट्रियां हैं, वो कारखाने हैं जिसका पानी आज गंगा में जा रहा है? आपसे जानने की कोशिश। मनोहर जी। देखिए, दोषी सब हैं जी, हम सब हैं, और हमारी हमारे समझ में दोष है। सबसे पहली बात यह है कि गंगा जो है देश के 1/3 लोगों को पानी पहुंचाता है, तो ये बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों के पास पानी जाता है गंगा से। लेकिन गंगा में पानी दूषित क्यों हुआ, उसके बहुत सारे सवाल हैं। अब मैं एक दिल्ली का ही उदाहरण लेता हूं जहां से मैं हूं। एक जमाने में दिल्ली में जब पानी सीवेज से निकल के जाता था तो पहले खेतों में से होके जाता था। उनको बोलते थे कि सीवेज फार्मिंग कहते थे उसको। तो वो पानी नेचुरल वे में साफ होके, क्योंकि उसमें सीवेज में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जमीन में जाते थे और पानी साफ होके नदी में गिरता था। अब वो सीवेज फार्म्स की जगह मॉल्स और फैक्ट्रियां बन गई हैं जो और ज्यादा प्रदूषित पानी अंदर डाल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे नदी में जगह जगह पे फैक्ट्रियां हैं, टैनरीज हैं, लॉन्ड्रीज हैं जी। हर तरह का जो गंदगी है वो नदी में जा रही है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि नदी में जो भी पानी वापस जाए शहरों से, गांव से, वो साफ होके जाए जी। तो वो कैसे साफ होगा? वो कैसे साफ होगा? ये तमाम समस्या है। आपके पास आऊंगा मैं मनोहर जी, आपके पास आऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई में ये गंदगी कैसे साफ होगी। क्या गंगा को साफ करना है तो उसके आसपास यानी कस्बों को, शहरों को, उन तमाम कॉलोनियों को साफ नहीं करना पड़ेगा? वहां से ही वो गंदगी गंगा में जाती है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, आप लोग बने रहिएगा।
गंगा के गुनहगारों का पता करना है। आखिर गंगा जिस तरीके से अविरल होती जा रही है और गंगा की धार्मिक आस्था भी है और लोग उसमें जिस तरीके से धार्मिक तौर पर डुबकियां लगाते हैं और लोग आज कह रहे हैं कि पानी आचमन करने योग्य नहीं रह गया, आखिर इस सब के कारण क्या है, कौन लोग इन सब के लिए जिम्मेदार है? पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वाकई में गंगा के लिए उन्होंने अलग मंत्रालय बनाया है। राजीव गांधी जी ने भी शुरुआत की थी, उन्होंने भी पैसा लगाया था, उन्होंने भी पैसा दिया था। क्या उसके बाद से लेकर आज तक गंगा में तनिक भी बदलाव आया है, अविरल हुई है? किस तरीके से प्रदूषण गंगा से दूर हुआ है? उन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के नेता सुभाष ओझा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक से पहले उनसे हम बात भी कर रहे थे। ओझा साहब, जिस तरीके से हम लोग सवाल तो करते हैं, आपने भी कहा अलग मंत्रालय बना दिया गया, क्या अलग मंत्रालय बनाने से, पैसा देने से आपको, मौजूदा स्थिति की बात कर रहा हूं, आज को आप कहीं पर भी लगता है, हरिद्वार में ले लीजिए, इलाहाबाद में ले लीजिए, काशी आप चले जाइए, कहीं पर भी आपको लगता है कि गंगा में तनिक भी बदलाव आया है, गंगा में प्रदूषण कम हुआ है, आपको लगता है? पंकज जी, अभी काम शुरू हुआ है और काम में जैसा तेजी दिखाई पड़ी, 1600 ग्राम पंचायतियों को बुलाया गया जी, गंगा मंथन किया गया, उसमें सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और वो नीति बनाकर आगे किस तरीके से गंगा मैया को साफ करने का, पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त करने का, उसमें एक भी नाले का पानी ना जाए, ऐसी योजना भी बनाई गई है। एक भी नाले का पानी, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार हैं उन 11 राज्यों की सरकारें जी, जो कि उनके साथ मिलकर केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हों जी, और इच्छा शक्ति की जरूरत है जी। गंगा मैया सिर्फ नदी तो है नहीं, ठीक है, हम लोगों के लिए सिर्फ नदी नहीं है और ये मिशन है। नहीं, ये मिशन तो ही है। हालिया में 2015 का मैं जिक्र कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया था, सरकार को लताड़ लगाई थी। आखिर सरकार कर क्या रही है गंगा को लेकर और किस तरह का विजन है सरकार का, वो साफ करे। ये जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, अगर इसी तरीके से काम करती रही तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था, अगर आपको भी याद हो, तो इस तरीके से तो 200 साल में भी गंगा साफ नहीं होगी। उस दौरान केंद्र सरकार ने, आपकी सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और जिक्र किया था उन कस्बों का। 118 कस्बे ऐसे हैं जो प्रदूषित कर रहे हैं गंगा को, यह जिक्र किया था और अदालत ने कहा था तुरंत इन पर कार्यवाही की जाए। इनकी कार्यवाही क्या आज तक हुई है, यह सवाल है आपसे। आप जानते हैं ये राज्य का विषय है, कार्यवाही करने के लिए वहां से पत्र लिख दिया गया। अब कार्यवाही करना है राज्य सरकारों को। राज्य सरकारें जानते हैं आपकी 11 राज्यों में जहां से गंगा बह रही हैं जी, एक उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है जी, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, पश्चिम बंगाल में। तो आप जो स्थितियां देख रहे हैं उसमें कहीं भी केंद्र सरकार के साथ जो सहयोग का रवैया होना चाहिए, गंगा मैया के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होनी चाहिए, वह अभी हमें नहीं दिखाई पड़ती है जी। और हमें तो बीजेपी में भी नहीं दिखाई पड़ती है साहब, जिस तरीके से हम आपके कार्यकाल हम सब मिलकर से देख रहे हैं, गंगा को लेकर आपके किए हुए वादे, तमाम वादे मेरे पास हैं। आऊंगा ओझा साहब आपके पास। मनोहर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोहर खुशलानी जी मेरे साथ जुड़े हुए लगातार, पूर्व डायरेक्टर है नेशनल वाटर अकेडमी के। मनोहर जी, क्या वक्तव्य है आपका, क्या जवाब है, क्या आप सहमत है बीजेपी के इस तर्क से कि वो साफ तौर पर कह रही है कि प्रदेशों में तो अलग अलग पार्टियों की सरकार है साहब, बीजेपी की सरकार नहीं है? क्या यह तथ्य ठीक है क्या? देखिए, मैं इन पॉलिटिकल उलझनों में नहीं फंसना चाहता हूं जी। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि मेरे से पहले एक महानुभाव ने कहा कि एक भी नाले का पानी नदी में ना जाए जी। अरे नाले का पानी तो नदी में जाएगा ही जाएगा, और तो जाना ही है, और कहां जाएगा वो, लेकिन साफ होके जाए, क्योंकि पानी जो है वो रिसाइकिल होता है, पानी जाता है, इस्तेमाल होता है, वापस नदी में जाता है और आगे जाके अगले दूसरे शहरों से लोग पानी निकालते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पानी प्रदूषित पानी जो है, दूषित पानी नदी में वापस न जाए। उसका तरीका क्या है कि बारिश जब पड़ती है तो उसका पानी, साफ सुथरा पानी वापस नदी में जाना चाहिए। होता क्या है, अब आप देखिए कि लोगं ने शहरों में क्या किया है कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, मतलब जो बारिश का पानी जो सीधा उसके अंदर जाना चाहिए वापस नदियों में,
उनको ढक दिया है। वो पानी जो है नदी में पहुंचता ही नहीं है, जगह जगह पे दलदल बन जाता है। तो वो पानी जो है सीधा बारिश का पानी अगर शहरों में गिरता है, या तो वो उसकी वाटर हार्वेस्टिंग मतलब या तो जमीन में जाए या तो वापस नदी में जाए। तो पानी जब स्वच्छ पानी नदी में जाएगा तो उसके अंदर जो दूषित पानी है, ये जो जी, समझ रहे हैं हम आपकी बात को, और आपकी बात से ही एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकारें तो होती हैं, चाहे केंद्र में सरकार बदली हो, प्रदेश में जिसकी भी सरकार हो, जिस वाटर ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं किस तरीके से करना चाहिए, आपको लगता है कि इस तरह की पहल किसी भी सरकार ने करी हो, केंद्र सरकार ने हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, आपको कहीं पर ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वाकई में फिल्टर होकर पानी नदी में जा रहा है? देखिए, सवाल ये है कि पैसा कितना डाला जाता है, बिल्कुल ये बेबुनियाद सवाल है जी। असली बात ये है कि आप उसके ऊपर सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। नहीं, यही मेरा सवाल है कि टेक्नोलॉजी का समझने की कोशिश इस्तेमाल हो रहा है क्या? कटने दीजिए, पैसे का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो गया साहब, नहीं सही तरह से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है जी। बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब आप दिल्ली का आपको एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में जो मैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की बात कर रहा था, अंग्रेजों ने बहुत जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम बनाया था जी। जो बाद में जब भारत आजाद हुआ तो भी दिल्ली की सरकारों ने ड्रेनेजेस बनाए, लेकिन उसको लोगों ने उसको ढक दिया, तो पानी को, बारिश का पानी को नदी में वापस पहुंचने नहीं दिया। ऐसे ही जो, जैसे मैंने बोला कि जो खेतें हैं जहां से पानी साफ होके जाता था, उसको भी, वो भी खेत हटा दिए गए जी। तो होगा क्या? गंदगी बढ़ती जाएगी, पेड़ कट रहे हैं, उससे भी जो है दूषित पानी पहुंच रहा है। बारिश नहीं पड़ रही है, अगर बारिश नहीं पड़ेगी तो बारिश पड़ने से भी डाइल्यूशन होगा, बारिश का पानी नदियों में पहुंचेगा तो होगा। तो अगर आप पेड़ों को काट रहे हैं तो पेड़े बारिश को खींचती हैं जी, वो भी हो रहा है, वो भी हट रहा है। शहरों में पेड़ों के जंगल कट कट के उसकी जगह पे कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। तो ये एक चीज नहीं है, हर तरह की डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के नाम पे इतना कुछ हमारे वातावरण को खराब किया जा रहा है। तो नदी कैसे साफ होगी? खर्चा करने से नहीं होगी। पानी को अगर सोर्स से आप साफ करके नहीं भेजोगे अंदर, तो पानी को अंत में जाके अगर आप स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा भी दे तो उससे क्या होगा जी? पानी जो पहुंचना चाहिए स्वेज ट्रीटमेंट में, वही कुछ हद तक साफ होना चाहिए। अच्छी नीयत की जरूरत है, अच्छा काम करने की जरूरत है। राजीव गांधी ने कहा था कि मेरी मां की इच्छा है गंगा मां को जिंदा रखना है, और उस दौरान जब ये स्पीच निकली थी राजीव गांधी के मुंह से और जनता ने भरपूर साथ दिया था गंगा को बचाने के लिए, 1985 की बात हो रही है, और उस समय 427 सीटें मिली थी कांग्रेस को। कांग्रेस से भी जानेंगे हाल कि वाकई में कांग्रेस ने जिस चीज की शुरुआत की थी, बीच में भी कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक सत्ता में रहे केंद्र की, क्या वाकई में उस दौरान कोई कामकाज हुआ? ऐसा नहीं है कि गंगा को लेकर, गंगा के नाम को लेकर इस देश में कभी राजनीति ना हुई हो, राजनीति होती रही है और राजनीति आज भी हो रही है। नरेंद्र मोदी साहब को हमने देखा था बनारस में, मैया ने बुलाया है, और उससे पहले राजीव गांधी जी ने कहा था कि हां, मेरी मां चाहती है कि गंगा स्वच्छ हो, और उस दौरान चुनाव हुआ और चुनाव में 427 वोट देकर हिंदुस्तान की जनता ने, बाकायदा उस समय आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से सेक्युलर वोट मिला करते थे, कांग्रेस को सेक्युलर ही नहीं मिले और तमाम रिलीजियस वोट भी मिले हैं राजीव गांधी को उस दौर में। लेकिन क्या उस दौर से लेकर आज तक गंगा साफ हुई है? यही सवाल को लेकर आज हम बैठे हुए हैं और कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हसन रिजवी जी। हसन जी, स्वागत भी है आपका, सवाल भी है आपसे, किस तरीके से राजीव गांधी ने काम को शुरू किया था और आज जिस तहत से काम हो रहा है, जिस तरीके से काम हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ठीक हो रहा है, गंगा साफ हो रही है? पंकज, आप ये बताइए कहां पे सफाई आपने देखी है, और आपको ये पता है कि गंगा ने सफाई किस जगह पे हुई? और जहां जहां पे आप देख लीजिए कि लखनऊ छोड़ दीजिए, आप पूरे राज्यों को देखिए, सब जगह राज्यों में कहां, और सारी गंदगी हर जगह पहुंची। माननीय मायावती उमा कि राज्य में, और इनके अपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत को देखेंगे और उसको उससे गंगा के लिए आपने कहा कि मैं सफाई कराऊंगा। उमा भारती जी अपने लेक के लक्ष्य को लेकर चलते रही आगे बाल,
कोई भी कहीं पे भी सफाई का आप लोग अक्सर सदन में आवाज उठाते हैं, आप लोग मीडिया के स्टूडियोज में इस तरह की बात करते हैं, क्यों नहीं सरकार से पूछते कि वाकई में आप क्या कर रही हैं? जब आप वोट चाहिए थे उस दौरान आपने गंगा का नाम लिया, और आज आप गंगा के लिए आपने क्या कर रहे हैं, पल पल की जानकारी क्यों नहीं लेती कांग्रेस? गंगा के लिए कांग्रेस ने बहुत सदन में नहीं, आज क्या कर रही है? मेरा मुद्दा आज है वर्तमान को लेकर। बात करें ना, कोई बताएगा आपको? आज तो ये देख लिए कि किस जगह पे आप सफाई, आप जो उमा भारती जी के ने कहा कि मैं सफाई कर रही हूँ, मैं जगह से लेके जा रही हूँ, सारी जगह पे सफाई कर रही हूँ। लखनऊ देख लीजिए, आप उन्नाव देख लीजिए, देखने को है ही क्या साहब? कोई गंदे को गंदा तरह से जिम्मेदार है। इसके लिए आप राज्य हमारे यूपी सरकार ने क्या कर लिया और आज की सरकार ने क्या कुछ नहीं किया? यही सवाल मेरा भी है, उल्टा आप मेरे को ही बता रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे साथ और मेहमान भी जुड़े हैं, आपके पास आऊंगा। पंडित रत्नेश ओझा जी जुड़े हैं, तीर्थ पुरोहित हैं। ओझा जी, किस तरीके से आपको लगता है, आपने भी गंगा को देखा होगा और समझा भी होगा, किस तरीके से मटमैला होता जा रहा है गंगा का पानी, और आप समझते हैं जिस तरीके से सरकारें वादा करती हैं और अपना काम कर रही हैं मौजूदा वक्त में, क्या लगता है गंगा साफ हो रही है? मैं इससे सहमत नहीं हूं कि गंगा पूर्णतया उसको साफ करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी, हम लोग जिस चीज में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, हम विश्वास के माध्यम से सम्मान तो बहुत दे देते हैं, लेकिन हम स्थूल रूप से कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं। गंगा की स्थिति आज एक स्त्री की भांति हो गई है, भारतीय स्त्रियों की भांति, जिनको देवी के रूप में पूजा तो जाता है, लेकिन वैसा प्रयास उनके लिए नहीं किया जाता जैसा कि होना चाहिए। केवल सम्मान देने से काम नहीं चलेगा, केवल विश्वास या आस्था रखने से काम नहीं चलेगा। जी, वो हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि हमें ग्राउंड लेवल पर काम भी करके दिखाना होगा। जी, ग्राउंड लेवल पर। चलिए, आपने पुरोहित जी कभी कोशिश की कि सरकार से या उसके नुमाइंदों से या उनके जिम्मेदार लोगों से जिन्होंने जिम्मा उठाया है गंगा को साफ करने का, उनसे कुछ चीज पूछने की वाकई में गंगा सफाई क्यों नहीं हो रही है? उस दौर में तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि गंगा को लेकर, गंगा की सफाई को लेकर हम बदल देंगे नक्शा पूरे गंगा का, और ये चीजें आपने तमाम सुनी होंगी, वादे सुने होंगे। कभी आवाज सवाल किया किसी से? वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से ऐसा लगता तो है कि इस दिशा में सोचा जा रहा है कम से कम, और ये केवल किसी सरकार के बस का काम नहीं है, इसमें हर एक की भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति जब इसमें भागीदारी करेगा, जो गंगा को प्रदूषित करते हैं, केवल सरकार नहीं प्रदूषित कर रही है, केवल सरकार का काम नहीं है स्वच्छ करना, जितने लोग इसे प्रदूषित कर रहे हैं, हर व्यक्ति को इसमें आगे आना होगा और अपने आस्था विश्वास को सही रूप दे करके गंगा को पवित्र करने की ओर आगे बढ़ना होगा। जी, अरुण पुरी जी जुड़े, मैं आऊंगा आपके पास। पुरोहित जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। अरुण पुरी जी महंत हैं, कानपुर जुड़े हैं, कानपुर से मेरे साथ। किस तरीके से देखा जाए इस चीज को? आप भी देख रहे हैं गंगा को। सवाल मैं बार बार यही कर रहा हूं, गंगा का गुनहगार कौन है? गंगा अविरल है, किस तरीके से गंदगी है हम लोग हर रोज देखते हैं, लेकिन वादे किए जाते हैं, उस पर काम नहीं होता है। किस चीज के लिए? इसका गुनहगार कौन है? आपसे जानने की कोशिश। देखिए, चीजों का सही तरीके से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। अभी हमारे एक माननीय नेताजी बोल रहे थे कि गंगा के लिए जितना बजट हमारी माननीय भारत सरकार ने भी दिया है, उतना पिछले किसी सरकार ने नहीं दिया। सिर्फ बजट आने से गंगा की अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित नहीं हो सकती है। कई सरकारों ने बजट दिए हैं और व्यवस्थाओं और व्यक्तियों के बीच में वो बजट बलि चढ़ जाता है, और जब तक ये इसकी गंगा से संबंधित बैठकें, मीटिंगें बड़े बड़े वीवीआईपी होटल में होती रहेंगी, गंगा कभी स्वच्छ नहीं हो सकती है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतिबद्ध हैं। देखिए, ऐसा है, 1 रुपया भी कहीं गलत नहीं खर्च होगा। नहीं, बात आप बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। मंत्री गंगा जी, आ रहा हूं आपके पास। मैं सुभाष जी आ रहा हूं आपके पास। मैं आपकी कि गंगा साफ हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं, परंतु मैंने देखा है, मैं भी काफी वर्षों से कानपुर में गंगा की मां की सेवा की स्थिति में हूं। पिछले 20 वर्षों से जाजमो ऐसे स्थान में गंगा की महाआरती का आयोजन, और गंगा जी को बिठूर से ढोड़ी घाट तक हम लोगों ने हर वर्ष गंगा जी को सम्मान स्वरूप साड़ी चढ़ाते हैं। लगभग 2 ट्रक साड़ी उसमें लगती है, और फिर वो गरीबों लोगों को वितरित होती है। लखनऊ पे हमारे प्रशासन जिलाधिकारी महोदय ने भैया मुझे मैंने आपको आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं सुभाष जी। हम कहते हैं कि सही तरीके से क्रियान्वयन की आवश्यकता है, चाहे वो लोकल नगर निगम के निकाय स्तर पे हो। रही बात नालों की, तो नाला नदी का छोटा हिस्सा है,
गंदा नाला बुरा है और नाला तो उसका नद है, नद का हिस्सा नदी नाला, इसलिए नाले तो गंगा में जाएंगे ही, परंतु गंदा नाला गंगा में जाए ये हमें रोकना होगा। और नाला तो नदी का छोटा रूप है, इसलिए जितने भी प्राकृतिक नाले थे हमारे, उन प्राकृतिक नालों में निकायों ने अपने नाले डाल दिए, खास करके अंग्रेज सरकार ने, और वही जो प्राकृतिक नाले बनाए थे वही नाले गंगा में जा रहे थे, उसी में हमने अपने पाइप डाल दिए और वही गंदा नाली, गंदा जो पानी था हमारे शहरों का वो गंगा में गिरने लगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में गंगा मां की जो स्थिति है निसंदेह स्वच्छ होगी। ऐसा लग रहा है, गंभीर प्रयास किए जा रहा है सरकार द्वारा। राज्य सरकारों को भी इसमें व्यक्तिगत अहम से ऊपर उठ के और बराबर परस्पर सहयोग की भावना रखनी चाहिए और भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए, जो भी 11 स्टेट सरकार है और उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये गंगा मां हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व में हम लोग गंगा के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग बड़े फख्र और गर्व से कहते हैं कि हम लोग उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। इसलिए हमारे मान सम्मान संस्कृति का स्वरूप गंगा, हमें सबको मिलकर के छोटे छोटे बस्तियों में गांव में जाना होगा और हम संतों को, पुरोहितों को, पंडितों को भी ये लोगों को बताना होगा कि हवन पूजन करने के बाद जो कचरा बचता धार्मिक वेस्ट है तो गंगा में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ने माथे में रख के गंगा का सम्मान किया है। अगर इतनी मतलब वेरी वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन गंगा मैया, अति आदरणीय, अति सम्माननीय गंगा जी, नहीं तो भगवान शंकर गंगा जी को कमंडल में स्थान दे सकते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि विष्णु चरणी है, कहां स्थान दे, तो सिर में स्थान देके गंगा का सम्मान भगवान शंकर ने किया है। ठीक है पुरी साहब, जिस तरीके से आपने बताया हर कोई समझ रहा है, दर्शक भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन कैप्टन ओझा जी जिस तरीके से आपने अलग मंत्रालय बनाया, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, गंगा को लेकर मैं बैठा हूं तो मैं उस मंत्रालय के बारे में भी, उमा भारती ने हाल ही में जिस तरीके से एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि आपने गंगा की सफाई के लिए क्या कुछ किया है, तो उन्होंने साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए थे और मोदी जी के पास जाने तक की बात कही थी कि उनके बस की नहीं है गंगा को साफ करना। और जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, एक मंत्री बनाई जाती है, मंत्रालय आप अलग से बनाते हैं और उस दौरान मंत्री खुद कहती है कि गंगा की सफाई उनके बस की नहीं बात है? नहीं, उनकी बात को मुझे लगता है काफी तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है। उन्होंने दूसरी बात कही थी, उन्होंने बात यह कही थी कि गंगा मैया के लिए गंगा मंत्रालय के साथ बहुत सारे लोगों को सहयोग करने की जरूरत है और जितनी राज्य की सरकारें हैं उन सबको सहयोग करने की जरूरत है। उन्होंने इससे पहले यह भी कहा था, अगर ओझा जी अगर आप याद हो, और अकेले किसी के बस का गंगा मैया को साफ करना नहीं है जी, अकेले कोई व्यक्ति नहीं साफ कर सकता, क्योंकि गंगा मंत्रालय बनने के बाद अब जरूरत यह है कि सभी लोग, देश के सभी, मैं तो आपसे भी बात कहता हूं पंकज जी कि आपको भी, आप कानपुर में रहते हैं, कानपुर में आपका भी सहयोग जरूरी है। ऐसे ही मीडिया तो सहयोग करते ही हैं जनाब, हम तो सहयोग करते ही हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी बात कही, यही चीज हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतने सालों से हम लोगों की कोशिश रंग क्यों नहीं ला रही है। हम लोग चर्चा करते हैं, तमाम सरकारें वादा करके चली जाती हैं कि वाकई में उनकी सरकार है जो गंगा के बारे में सोचती है, उनकी सरकार है गंगा के लिए काम करेगी, बावजूद उसके कुछ निकलकर सामने नहीं आता है। मनोहर जी के पास जा रहा हूं दिल्ली में। मनोहर जी, मुझे क्या लगता है कि वाकई में सरकारों को संजीदा होना चाहिए और किस तरीके से सरकारें काम करें? हालांकि यहां पर क्षेत्रीय सरकारें भी हैं, जिस तरीके से प्रदेश की अलग अलग सरकारों का जिक्र ओझा साहब कर रहे थे, केंद्र में अलग सरकार होती है, उत्तराखंड जहां से गंगा निकलती है वहां कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश आते आते बसपा की, यहां पर सपा की सरकार आ जाती है। तो अगर हम आगे जाते हैं तो इस तरीके से अगर कोई सोल्यूशन अगर हमने निकालना हो तो किस तरीके का सोल्यूशन निकाला जाए, किस तरीके से ये सरकारें एक मंच पर आए और गंगा को सर्वोपरि समझकर सब लोग काम करें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसको राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए जी। इसको सब देशवासियों के लिए एक सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण काम है, इसको हम सबको मिलकर करना है। जो भी सरकार आ जाए, जो भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई भी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, कोई भी पार्टी की सरकार उसपे पावर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात ये होता है कि जो कुछ पिछली सरकार ने काम किया है उसको आगे लेके जाना है। अगर किसी से गलती हुई है तो उसको सुधारना है। अब हम राजनीति में पड़े रहेंगे तो कोई काम नहीं कर पाएगा। हर कोई ये बोलेगा कि मैंने ठीक किया, आपने गलत किया, मैंने ठीक किया, आपने गलत किया।
उससे सही जो उसका जो सॉल्यूशंस है वो नहीं निकल पाएंगे। अरुण पुरी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो पूजा का कचरा है वो नदी में न डाला जाए। मेरा एक और सवाल है, क्या ये जरूरी है कि मूर्तियों का विसर्जन नदियों में किया जाए? हमारी जो कुछ प्रथाएं हैं उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल है। क्या वो जरूरी है कि फूलों को नदी में बहाया जाए? जी मनोहर जी, आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ फोन लाइन पर स्वामी चैतन्य ब्रह्मचारी जी जुड़ रहे हैं। 2005 में ये पहले नदी के किनारे गंगा पर PIL दाखिल की थी और उसके बाद से लेकर आज तक गंगा के लिए काम लगातार करते आ रहे हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। गंगा पर चर्चा हो रही है, गंगा की गंदगी पर चर्चा हो रही है, गुनहगार खोजने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कौन गुनहगार है? क्यों गंगा आखिर साफ नहीं हो रही है? पहले तो मैं के न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी, स्वागत है कि पूरे देश में गंगा जी के लिए आपने जो मुहिम छेड़ी है ये बहुत दुर्लभ चीज है और बहुत ही सुलभ बना करके सबके कानों में आपने इसे सम्मिलित कराया है। और गुनहगार तो वही है इस गंगा के जो अपनी टैनरी फैक्ट्री का कचरा डाल रहे हैं और नगर का कचरा डाल रहे हैं, इससे कमाई कर रहे हैं, खनन काम कर रहे हैं जी। तो वही गुनहगार हैं जो पैसा कमा रहे हैं, गंगा जी को गंदा कर रहे हैं। और वो भी गुनहगार हैं कि जो टेहरी से पानी नहीं आ रहा है जी, कहीं धामपुर से, कहीं शुगर मिल पानी, कहीं गजरौला से शुगर मिल पानी, फैक्ट्रियों का पानी। तो ये सब गुनहगार हैं जो इसमें कचरा डाल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जितना आप उजागर कर सके उजागर करें। गंगा जी की कृपा से के न्यूज चैनल जी एक दिन अपना नाम कमाएगा। एक सवाल छूट जाता है। हम लोगों ने देखा है तमाम सरकारों ने प्रयास किया है, राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने गंगा सफाई का जिक्र किया है और बात की है। क्या आपको लगता है जितना पैसा हम लोग खर्च कर चुके हैं या वर्तमान समय में खर्च कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं असर गंगा पर दिखाई दिया? गंगा कहीं पर स्वच्छ होती दिखाई दी या कुछ इस तरह की एक प्रणाली बनाई गई, कुछ कार्यक्रम ऐसे चलाए गए जिससे कि गंगा आगे गंदी ना हो? देखिए, अभी तक तो कोई असर दिखाई नहीं दिया है। हम बराबर देखते चले आ रहे हैं। जितना भी सीवर का पानी, फैक्ट्री टैनरी का पानी वो बराबर चला आ रहा है। करोड़ और कितने अरब खर्चा हो गए पैसे इसमें जी, लेकिन गंदगी जहाँ की तहाँ है। मूल कारण उसमें एक ही है, जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा तब तक इसमें का कचरा साफ नहीं होगा। वो है निरंतर टेहरी का पानी आना जी। जब तक 5000 क्यूसेक पानी टेहरी से नहीं छोड़ा जाएगा तब तक यहाँ का कचरा कभी साफ नहीं होगा जी। तो इसलिए मेरा ये सुझाव है जी, एक संविधान जैसा बने, जैसे और संविधान बना है वैसे एक संविधान बने कि गंगा जी में चाहे जिसकी सरकार रहे लेकिन 5000 निरंतर पानी अविरल गति से बहता रहा गंगा सागर तक, इसे कहीं रोका न जाए। उसके बाद जो टैनरी फैक्ट्री और जितने हमारे मनमूत्र बह रहे हैं उनको रोका जाए तो इसमें सफलता मिल सकती है। ये मेरा सुझाव है आपसे जी। चलिए स्वामी जी, मेरे साथ जुड़ने और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गंगा को लेकर जब बात हो रही है तो आपकी राय भी यहाँ पर अहम हो जाती थी और जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं गंगा को और गंगा अविरल होती जा रही है और तमाम कस्बों का पानी, फैक्ट्रियों का पानी और उन कारखानों का पानी गंगा में जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं अविरल होती गंगा पर हमारी भी एक छोटी सी कोशिश होती है कि वाकई में सच्चाई को उजागर करें और तमाम उन पहलुओं को दिखाएं कि आखिर क्यों गंगा को हम सही नहीं कर पा रहे हैं, क्यों गंगा लगातार प्रदूषित होती जा रही है, उसी पर चर्चा हो रही है। गंगा के लगातार प्रदूषण में जिस तरीके से गंगा लिप्त होती जा रही है, संलिप्त होती जा रही है, मिलती जा रही है, घुलती जा रही है, गंगा का अविरल पानी जिस तरीके से कचरे में तब्दील होता जा रहा है, उससे दुख भी होता है और शर्म भी आती है कि पंडित जी ने जिस तरीके से कहा, पुरोहित जी ने यहाँ पर, कि हम उस देश में रहते हैं जहां गंगा बहती है। गर्भ से पहले कहते थे, लेकिन आज जाकर हमको लगता है कहीं ना कहीं गंगा की बेइज्जती यहां पर हो रही है और गंगा में कूड़ा कचरा, जिस तरीके से कारखानों का पानी बहाया जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है गंगा की गंदगी का? ये सवाल को खोजने की कोशिश कर रहे हैं तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में जो गंगा का गुनहगार कौन है, किस तरीके से हम इन तमाम चीजों को दूर कर सकते हैं। मेरे साथ मनोहर खुसलानी जी जुड़े हैं, पूर्व डायरेक्टर नेशनल वाटर एकेडमी के हैं। मनोहर जी,
आपसे मैं ब्रेक से पहले जो सवाल मैंने किया था, किस तरीके का हम लोग काम करें और किस तरह की ऐसी योजना लाएं कि वाकई में गंगा में जो प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है उस पर कम से कम रोक तो लगा सकें। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी ब्रह्मचारी जी ने जो कहा कि तेरी बांध से पानी को लगातार बहते रहना चाहिए ताकि पानी नदी से जो गंदगी है वो भी धुल सके, वो बात उनकी सही है। लेकिन मैं बांधों के बारे में कुछ गलत फहमी है लोगों को, उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बांध जो है वो बैटरी का काम करते हैं जी, कि जब पानी कम होता है तो तब पानी छोड़ा जाता है और जब पानी ज्यादा होता है तो उसको रोका नहीं, सॉरी, जब पानी ज्यादा होता है तो उसको छोड़ा जाता है और जब बांध में पानी कम होता है तो उसको रोका जाता है ताकि पानी इकट्ठा हो सके और जब उसकी जरूरत हो तब उसको पानी को छोड़ा जाए। तो टेहरी डैम में कुछ ऐसे हिस्से से पानी लगातार बहते रहना चाहिए था, वो मुझे पता नहीं कि बह रहा है या नहीं बह रहा है, लेकिन बांधों को दोषित न ठहराया जाए क्योंकि बांधों की वजह से अब जैसे बाढ़ आई थी तो उसको जो हरिद्वार को जो बचाव हुआ था वो टेहरी की वजह से हुआ था जी, कि जब पानी बहुत जोर से आता है तो पानी को रोक दिया जाता है ताकि नीचे बाढ़ न हो सके। लेकिन अगर पानी इतना ज्यादा हो जाए कि बांध के टूटने का डर है तो उनको लाचारी में खोलने पड़ते हैं उसके गेट्स जी, और उससे फिर पानी बहना शुरू हो जाता है। मनोहर जी, जहां तक मुझे याद है जो पुराने बात तो जो है उसको, लेकिन 2008 में 3 निर्माणाधीन बांध रुकवाए गए थे, ये मुझे याद है, और इसमें द्वारी नागपाला एक था और दूसरा मनेरी इसमें था और भैरव घाटी बांध था। ये तो 3 बांध थे और ये निर्माणाधीन थे, ये रुकवाए गए थे उस दौर में। यानी कि अब तो बांध नहीं बन रहे हैं, पुराने बांधों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं बांधों की अब तो रुकावट है, उन पर रोक लगा दी गई है। नहीं तो बांधों की आवश्यकता है, इसको समझा जाए जी। आप देखिए अगर आपके स्टूडियो में आज बिजली है, रोशनी है जिससे बात कर सकते हो, बिजली कहां से आ रही है? वो हाइड्रो पावर से आ रही है और सबसे क्लीन एनर्जी जो है, कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन है जी, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट्स में कभी कभी अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो बहुत बड़ा खतरा है। थर्मल पावर है, उसकी जो बिजली है वो दूषित करती है। यहां तो एक बार यहां तक बात चल रही थी कि बदरपुर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर डिसाइड किया गया कि नहीं किया जाए। तो सबसे स्वच्छ बिजली जो है या तो विंड एनर्जी है जी, या तो सोलर एनर्जी है, या तो हाइड्रोलिक एनर्जी है जी। उसको सही इस्तेमाल किया जाए, बांधों का सही इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि बांधों की वजह से पेड़ कटते हैं, ठीक है, जो अपस्ट्रीम एरिया है जिसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया, गंगा मैया पर वहां पेड़ डूब जाते हैं इस पर, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा जो जमीन है आपके पास फैल जाती है। बाकी नदियों पर बांध बने, बांधों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है नदी का प्रदूषण बचाने के लिए, बांधों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए मनोहर जी, मैं आपके पास आऊंगा, सही इस्तेमाल हो बांधों का। हाँ, कांग्रेस से भी एक कमेंट इस पर ले लूं, हसन रिजवी जी जुड़े हुए लगातार। हसन जी, जिस तरीके से हम लोगों ने जिक्र किया, राजीव गांधी का जिक्र भी मैंने किया यहाँ पर, जिस तरीके से राजीव गांधी ने कहा था कि उनकी मां चाहती है कि गंगा को बचाना है और गंगा की रक्षा करनी है, और उस दौरान 1985 की वो बात है जब उनको बहुमत दिया था, पूर्ण बहुमत दिया था, ज्यादा सीटें दी थी, 447 सीटें देश की जनता ने दी थी। लेकिन आज के दौर में सब राजनीतिक द्वेषों को छोड़कर, राजनीतिक भावनाओं को छोड़कर, क्या आपको लगता है कि किस तरह की योजनाएं चलानी चाहिए कि ताकि हम गंगा को प्रदूषित होने से बचा सकें? नहीं, हम लोगों ने जितने भी कांग्रेस से है सब लोगों ने, राजीव गांधी अभी 85 में जितना किया था और अब भी चल ही रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपके बैठे हुए हैं, मगर हम लोग ये देख रहे हैं कि भारती जी कह रही थी ये करेंगे, वहाँ सफाई कराएंगे, उधर से ये करवाएंगे, मगर किसी को कुछ भी नहीं हो पाया। आज प्रधानमंत्री महोदय साहब कहने कहा कि ये कर दिए, मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ, यह उधर जा रहा, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, मगर उसके लिए कोई किसी को कुछ फायदा हुआ? हमारी गंगा कहीं से, गंगा मैया जैसे कहा जाता है, कहीं से कुछ सफाई का नाम लेना। इसके लिए मुझे आपसे और आपके माध्यम से कि जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि जितने भी जो भी घाट है, जगह जगह पे जो जो भी घाट बनाए गए, ये सब हटाना चाहिए, और जितनी फैक्ट्रियां बनाई हैं और जो विशेष ये सब खत्म करना चाहिए। होटल्स है, जो ताज होटल के पास होटल, बड़े बड़े होटल बनाए गए थे, उसके जैसे पानी जो गंदा पानी जाता है गंगा से,
उसके कितना उससे प्रदूषण होता है, कितनी जगह उसे कौन साफ करेगा, कौन साफ करेगा, लेकिन उसके लिए बेहतर प्लान, एक लेआउट तैयार करने की जरूरत होती है। हासन साहब, सुभाष जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के नेता मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सरकार भी केंद्र में उनकी है और अलग मंत्रालय उन्होंने बनाया ताकि ये गंगा को स्वच्छ रखा जाए, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दिया। ओझा जी, जिस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसके लिए कांग्रेस प्लान बनाएगी जिससे हमको गंगा स्वच्छ दिखाई देगी। बीजेपी ने सिर्फ आज तक बात किया है, वादे करते करते सिर्फ झूठे वादे करके यहाँ से साहब हमने कांग्रेस के वादे में देखे हैं, कांग्रेस क्या वादा करके निभाया, किसके लिए निभाया बता दिए। वादा आपने भी नहीं निभाया। हम कांग्रेस वादा करती है, कांग्रेस को ये बताना चाहते हैं बोला आज तक वादा आपने नहीं निभाया, धोखा दिया। कांग्रेस से किस बात